हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सक्सेस स्टोरी। मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर पुष्पक पांडव वापस एक बार आपका स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल देख के रियलाइज हुआ ही होगा कि आज एक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात होगी कि उनसे हम जानेंगे उनके सक्सेस का राज एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की थी। तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए वेलकम करते हैं कनिका सिंह को, जानते हैं कि उनके सक्सेस का राज क्या है और किस तरीके से उन्होंने अपने बेहतरीन प्रिपरेशन से काफी कम टाइम के अंदर ये सक्सेस अचीव किया है। सो लेट्स वेलकम कनिका सिंह। Yes, ma'am. So the question which I wanted to ask कि before clearing the exam and after clearing the exam, exactly life कैसे change हुई, कैसे react किया सोसाइटी ने, फैमिली के तरफ से कैसे रिएक्शन मिला, फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन रहा, तो एक बार वो एक्सपीरियंस बताइए बिकॉज वो काफी मैटर करता है। यस सर। मैं कभी भी वो डेट नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी प्रिसाइज विद रिमेम्बरिंग डेट्स। तो इसलिए मैं कभी भी 20th मई 2020 नहीं भूल सकती, जब पीओ का फाइनल रिजल्ट आया था मेरा। हुआ क्या था, एक दिन मतलब 1 अप्रैल वाली डेट तो निकल चुकी थी, तो उसके बाद कुछ नहीं पता था रिजल्ट कब आने वाला है। उसके बाद बस एक अनसर्टेनिटी थी कि किसी दिन आएगा, वैसा वाली चीज थी। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, तो उस दिन सुबह ये पता चला था कि 11 बजे रिजल्ट आने वाला है। तो वो जो इंतजार वाला पूरा टाइम था कि 11 बजने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा मेरा, नहीं, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आए थे। मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, कितने साल हो गए, मतलब पहले से ही वही सब मैं सोच रही थी। तो जब फाइनली जब रिजल्ट आया, द मोमेंट वो रोल नंबर टाइप करते हैं, वो डीओबी टाइप करनी पड़ती है, उसके बाद जब वो स्क्रीन खुलकर आई, जब लिखा था यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वो वाला जो मोमेंट था, शायद वो मैं आपको बोल के या फिर एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। वो मतलब फैमिली का जो रिएक्शन था, और मेरी बहन थी मेरे साथ, छोटी बहन, मेरी मम्मी थी घर पे, हम 3 लोगों ने रिजल्ट देखा था। और उसके बाद ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि आंसू भी थे, पर वो इस सेंस में थे कि फाइनली अब एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, या अब कोई चीज ऐसी मिल गई जहाँ पे एक स्टैंड ले सकते हैं। और ये था कि कुछ पॉजिटिव आउटकम मिला, वरना अभी तक मैं मेंस काफी दे चुकी थी, फिर से दोबारा से एग्जाम देने पड़ते, फिर से प्री का फॉर्म भरती, और मेरा जो मोटिवेशन लेवल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था जितने एग्जाम्स मैं देती जा रही थी। तो इसलिए फिर सबके उसके बाद तो बस लाइन लग गई, फिर तो सबको बताने की कि हो गया, इसका हो गया, वही सब हुआ। लाइक जैसे किसी को भी इंतजार के बाद जब कोई चीज मिलती है तो उसका लाइक उसका जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से एक मुझे वो टाइम याद है जब मैं बैंकिंग की तरफ बिल्कुल लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखती थी, और इतना टाइम मैंने लगाया। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था मेरी मम्मी के बर्थडे के दिन, और मेरा नहीं हुआ था उसमें, क्लर्क के उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो वो दैट वाज वेरी डिमोटिवेटिंग। मुझे ऐसा लगा था मेरा तो क्लर्क का ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मैं कैसे पहुंचूंगी आगे जाके, मेरा कैसे क्वालिफाई करूंगी मैं। मतलब आई वाज वेरी एम्बिशियस इन चाइल्डहुड, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ अच्छा करने के लिए बनी हूँ। पर जब क्लर्क के एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि लाइक क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। वो सेल्फ डाउट वाली जो चीज है वो आ गई थी थोड़ी मुझ में। आई वांट टू आस्क यू, सो आपके प्रिपरेशन फेज में आपके जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तब फैमिली का सपोर्ट, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है, वो सपोर्ट के भरोसे हमारा मोटिवेशन होता है। सो फैमिली सपोर्ट कितना आपको रहा, किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट मिला और आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया इस पूरे जर्नी में? ओके, तो सर, हुआ क्या था, जैसे कि मैं जैसे हम किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं या कोई कैंडिडेट्स अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, तो वहाँ ज्यादातर लोग ये मेंशन करते हैं कि मैं हूँ अपनी फैमिली से पहली या पहला जो बैंकिंग सेक्टर में आए हैं, या फिर जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है, या कहते हैं कि मेरी फैमिली में कोई नहीं था गाइड करने वाला और मैं यहाँ तक पहुंची तो कुछ चेंज लेके आना चाहती हूँ। मेरे केस में ये था सर कि आई बिलोंग टू अ सर्विस क्लास फैमिली। मेरी फैमिली में सब बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट पे है। माय फादर इज इन राजस्थान स्टेट सर्विसेज, एंड माय मदर इज एन एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये जो पॉजिटिव चीज जो थी मेरे लिए, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत ज्यादा लाइक नेगेटिव नहीं बोलूंगी, पर मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग
थिंग बन चुकी थी एक टाइम पे, एक्सपेक्टेशंस बन क्योंकि जाते हैं, एक बर्डन बन हाँ जाता है, राइट? एक्सपेक्टेशन बन जाती है। और लाइक सोसाइटल प्रेशर ऑफ गेटिंग मैरिड, और लाइक ये सारी चीजें कि भाई मदर इतनी अच्छी जॉब में है, फादर इतनी अच्छी जॉब में है, तुम क्या कर रहे हो, इतना साल निकल गए, एक बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो या ये सारी कुछ चीजें थी जो कॉमन मैंने अपने प्रिपरेशन जो टाइम था उसमें फेस करी। और एक और चीज थी कि लाइक पहले ऐसा हुआ करता था कि मैं कोई भी क्लर्क का एग्जाम देती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो कोई ऐसी चीज है जो शायद फैमिली नहीं अलाउ कर नहीं पाएंगी एक्सेप्ट मुझे करेगी। कभी। हाँ हाँ हाँ। यस सर। तो होता क्या था कि जैसे एक साल एसबीआई का पेपर दिया, नहीं हुआ, एनआईसीएल का पेपर दिया, नहीं हुआ, और वो पूरा साल इन दो एग्जाम्स में ही निकल गया मेरा। ओके। फिर दोबारा, फिर जब जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे जब रियलिटी फेस करने लगी मैं, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने आईबीपीएस क्लर्क भी भरा, ओके। एसबीआई क्लर्क भी मैंने दिया, एफसीआई ग्रेड 3 का एग्जाम था, वो भी हाँ। मैंने दिया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे होने के बाद आप कह सकते हैं कि आई एम एन आईबीपीएस पीओ, या फिर मैं एसबीआई पी हूँ, पर जब तक नहीं होता तब तक मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सब तरह के एग्जाम्स आपको देने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्लर्क हमारे लिए नहीं है या पीओ हमारे लिए है, ऐसी वाली चीज नहीं सोचनी चाहिए। एग्जाम्स हर तरह के देने चाहिए, बाकी ताकि चॉइसेस आपके पास रहे। जैसे मेरे पास चॉइसेस रही कि मैं आईबीपीएस क्लर्क में पीएनबी मिला, एसबीआई क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ, और आईबीपीएस पीओ में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो चॉइस मेरे पास थी कि मैं क्या चूज करती हूँ। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली, वो तो पॉइंट ये बहुत वाली बढ़िया चीज, कि हाँ, अपने अपने गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। आपने मैम और एक उसे जर्नी, एक्सेप्ट करना भी। या एग्जैक्टली, आपकी जर्नी बहुत बड़ी थी, काफी काफी फेल्यूर्स भी आए इनिशियल फेज में, आपने काफी चीजें सीखी थी। तो आपने सेल्फ मोटिवेशन कैसे रखा, आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा इन चीजों में? बिकॉज बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं, और फिर लड़कियों के इसमें शादी करके फिर सेटल हो जाएंगे, ये होता है। पर आपने खुद को मोटिवेट रखा, तो आपने ऐसा क्या किया सेल्फ मोटिवेशन के लिए? सर मोटिवेशन के जैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोटिवेशन बाय इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बाय जैसे किसी को, तो मेरे लिए जो मोटिवेशन की सबसे बड़ी चीज थी वो थी मोटिवेशन बाय चैलेंज। मेरे लिए चैलेंज बन चुका था कि अगर मैंने अपनी फैमिली को जस्टिस नहीं किया, लाइक अगर मैं अपनी मदर की साइड से देखूं तो आई एम द थर्ड जनरेशन जो जॉब करेगी। मतलब फैमिली में सब लोग दूर दूर तक सब जॉब करते हैं, तो मुझे वो चीज मैंने बचपन से देखी थी कि लाइक एक वर्किंग लेडी के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल्स होते हैं। और फिर अगर मैं किसी दिन मतलब जॉब ना करूं तो फिर वो वाली चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होती। और फिर मेरी एक छोटी बहन भी है, तो लाइक उसके लिए मैं क्या आइडियल साबित होती कि बहन ने इंजीनियरिंग करी, फिर ट्राई किया, फिर नहीं हुआ तो उसने बस कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो वो वाला कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए था। तो मेरी यही वाला, और रिलेटिव्स और बाकी या जो रहते हैं, जो आसपास के सभी लोग हैं, वो तो पहले ही विश्वास नहीं करते कि कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर अगर मैं खुद ही ये सोच लेती कि मैं ही नहीं कर पाऊंगी तो फिर तो काम ही नहीं चलता मेरा। इसलिए मैंने खुद को हमेशा, मैं परेशान हुई, ऐसा भी टाइम आया जब लगा कि नहीं हो रहा या मेरे से कुछ भी नहीं होगा, या फिर मैं बस सपने देख सकती हूँ या अचीव नहीं कर सकती, बातें कर सकती हूँ, असली में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा भी टाइम आया। पर थोड़ी देर मैं सोचती थी, देन फिर कोई भी अच्छा गाना सुना या किसी भी हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि अपनी स्ट्रगल वाली जो जर्नी होती है, अपनी प्रिपरेशन वाली जो जर्नी होती है, इसमें जस्ट सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। या अब वो पॉजिटिव पीपल कोई भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो मेरे केस में जो पॉजिटिव जो मोटिवेटिंग जो पर्सन्स थे, उनमें से एक मेरी छोटी बहन ही थी। शी इज इन मेडिकल कॉलेज एंड शी नोज नथिंग अबाउट बैंकिंग। पर वो, उसने हमेशा लाइक मुझे मोटिवेट किया, नहीं कर लेगी, नहीं हो जाएगा, कुछ टाइम बाद मिल रहा है तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए जो आपको लाइक, अगर आप डिमोटिवेट होते हैं किसी दिन, तो वो आपको थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी दे सके। exactly, that's a good thing. For your family itself is a kind of a strength for you, as well as उनके यस expectations पे खरा होना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा challenge था, and you actually achieved that particular thing. That's a really really very good and very inspirational stuff also.
द वन थिंग आई वांट टू आस्क यू कि आप हमारे जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइड करना चाहोगे, और जिनका एक्सपीरियंस, जैसे आपका एक्सपीरियंस था, इतने सालों का, इतने सालों की मेहनत थी, इतने सालों के एफर्ट्स थे, दोनों क्राउड हमारे पास होते, दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास होते, दोनों एस्पायरेंट्स हमारे पास होते, दोनों के लिए आप क्या क्या बताना चाहोगे, न्यू कमर्स के लिए एज वेल एज एक्सपीरियंस के लिए? पहले मैं न्यू कमर्स के लिए बताना चाहूंगी कि थोड़ा टाइम लीजिए स्टार्टिंग में। ऐसे नहीं कि अगर आपको आज किसी ने बोल दिया या फिर आपने आज किसी की सक्सेस स्टोरी देख ली तो आप सोचो कि बस जो एसबीआई पीओ का फॉर्म निकल रखा है बस अब तो वो भरना है और क्लियर करना है। ऐसा नहीं होता। सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको सक्सेस बहुत इजीली मिल जाती है, लाइक इन फर्स्ट अटेम्प्ट और एट द एज ऑफ 21 जो होते हैं। बाकी सबकी स्ट्रगल स्टोरी कहीं ना कुछ रिलेट करती है। तो इसलिए पहले थोड़ा टाइम लो, एक बार देखो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश अच्छी होती है, रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, पर मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो जब तक सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर करोगे, ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो पहले आप स्ट्रेटेजाइज करो कि भाई प्री इतने टाइम में है, जैसे नेक्स्ट 20 to 30 डेज में या 15 डेज में अगर आपका प्रीलिम्स है, तो पहले आप ये देखो कि क्या कैसा क्वेश्चन पेपर अभी तक आ रखे हैं। सिंस यू आर न्यू, आपको नहीं पता, आपने कोई एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप पहले देखो कि पहले क्या क्वेश्चन आए, क्या क्या कट ऑफ गई, उसके बाद एक मॉक दो, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो सारी चीजें आप पहले एक बार देखिए। उसके बाद वंस आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद देन गो फॉर मेंस का एग्जाम। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो नए हैं। आप अभी से मेंस या इंटरव्यू के बारे में मत सोचिए, आपको अभी प्री देना है। और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को मैं ये बोलूंगी कि जैसे जो गलती मैंने करी थी अपनी प्रिपरेशन टाइम में कि मैं प्री के टेस्ट देती थी, बड़ी खुश होती थी कि 100 में से 80+ अटेम्प्ट कर रही हूँ, पर फिर क्या होता था, मेंस में कुछ नहीं होता था मेरा। तो आप प्रीलिम्स की अगर आपके पास तैयारी है, अगर आपके पास एक गुड अच्छा स्कोर आता है कि लाइक 75 to 80 या आप अच्छा से स्कोर कर रहे हो, बस आप अपने प्रीलिम्स को वहीं पर थोड़ी देर का गैप दीजिए और उसके बाद मेंस की तैयारी में लगिए। क्योंकि मेंस का जो डीआई का जो लेवल आने लगा है अब एग्जाम्स में, और जो मेंस का जो रीजनिंग की जो पजल्स आने लगी है, तो वो ऐसे नहीं होती कि आपको 5 दिन में आपने कोई वीडियो देखी या 5 दिन में कोई पीडीएफ देखी और आप पीडीएफ सॉल्व करके वहां पहुंच गए हो गया। ठीक है। और जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नए नए आते हैं, जो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में डीआई का कट ऑफ कितना गया, 2 नंबर गया, 5 नंबर गया। उनको ऐसा लगता है कि 2 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है, या 5 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होता। अगर पेपर की कट ऑफ इतनी कम जा रही है तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना ज्यादा है। हाँ, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी करिए और किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। किसी को क्या चीज जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को जैसे मुझे बैंकिंग के कहने को, बैंक का एग्जाम मैं 2019 से ही देने लगी हूँ अच्छे से प्रिपेयर करके, पर फिर भी मेरे पास जो प्रीवियसली जो एक्सपीरियंस है बाकी सारे एग्जाम्स का, वो बहुत सालों का है। एग्जैक्टली वो तो बात सही है आपकी, आपकी बात बहुत सही है कि हर किसी का अपना तरीका होता है और वो खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। तो मैं भी अपने सारे दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि अपना खुद का पॉजिटिव निगेटिव समझिए। अगर आप खुद का पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझोगे और किसी को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो भाई सामने कुआं ही मिलने वाला है, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो रियलिटी है। यस सर, जैसे कि मैंने लाइक रियलिटी फेस नहीं करी थी। मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग वाला जो होता है, लाइक पीएसयूज होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा चार्मिंग होती है और उसी में ही जाना है भाई। तो फिर लेटर ऑन जैसे जैसे मैंने रियलिटी फेस करी तो मुझे ये समझ में आया कि क्या चीजें हैं जो मैं करना चाहती थी और क्या चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो मेनली फोकस उस पे करिए जो आप कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा पहचानिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे आज की तारीख में कुछ भी गिल्ट नहीं है ये बात कहते हुए कि मुझे इंजीनियरिंग सेक्टर में मेरा नहीं हुआ या मैं वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई। मैं जो कर सकती थी मैंने उसमें टॉप मोस्ट पोजीशन अटेन करी, बस ये मैटर करता है। चलो देर से सही पर अपनी रियलिटी पता होना बहुत जरूरी है और उसके लिए 100% एफर्ट्स, मोर देन 100% एफर्ट्स आपके भी है कि, और बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे देंगे, बाकी हमारे दोस्त भी देंगे। तो वही मैं होप करता हूँ।
अब एक लास्ट पॉइंट पे मैं आपको पूछना चाहूंगा मैम कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी रखी थी, बिकॉज हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है ऐसा नहीं है। जैसे आपने भी कहा था कि कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक रहेगा, बाकी सब्जेक्ट में आप एवरेज रहोगे, कोई एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही जबरदस्त होता है, नींद से उठ के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने रखी हुई थी और जो आप शेयर करना चाहोगे? ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो फिर आपके पास बहुत सारी इमेंस अपॉर्च्युनिटीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का जो पेपर है, उसका कोर्स मोर और लेस सेम ही रहेगा आप लोगों का। ओके। जैसे प्रीलिम्स, पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स का जैसे कि मैं बताती हूँ, चाहे वो एफसीआई का पेपर हो, आईबीपीएस क्लर्क का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, एसबीआई पीओ का हो, एसबीआई क्लर्क का हो, सबका पैटर्न वही है। 20 मिनट्स आपको मिलेंगे और आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स मिलता है। अब आप ये पहचानिए कि आप उसमें से क्या स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा जो कट ऑफ वाला जो भी स्कोर होता था, वो मैं सिर्फ रीजनिंग में और इंग्लिश में ही स्कोर कर लेती थी। मैथ्स में इतना ज्यादा, मैथ्स में मैं एवरेज थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं आती थी, एवरेज थी। तो वो मेरा क्या है, मार्क्स इंप्रूव करता था। पर जो कट ऑफ वाली चीज है, जो स्ट्रेंथ मेरी थी, वो रीजनिंग और इंग्लिश में ही कवर हो जाती थी। ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन, ठीक है। और आपका फिर क्यूए के लिए फिर आपने मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? हाँ, मेंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मेंस के लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से प्लान करी थी। नो डाउट रीजनिंग मेरा अच्छा था, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मेंस में सबसे कम मार्क्स मेरे रीजनिंग में थे। रीजन बीइंग, हुआ क्या, मेंस का जो आईबीपीएस का पीओ का पेपर था, तो वो 3.5 घंटे के अराउंड चलता है, क्योंकि उसमें वो भी होता है, टाइपिंग भी होती है लास्ट में। तो मेंस का जो पेपर था, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला, तो थोड़ी सी एंजाइटी थी, थोड़ी सी नर्वसनेस थी। वैसे रीजनिंग के लिए आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं। आपके पास 1 घंटा अच्छा खासा टाइम होता है, पर वो 1 घंटा कैसे जाता है वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चंस करे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में आगे तक पहुंची, फिर छूट गया, फिर आगे गई, फिर करे, फिर छूट गया। तो मेरे जो अटेम्प्ट थे वो बहुत कम थे रीजनिंग में। लकीली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई थी मेरी। पर रीजनिंग की बात करूं और क्वांट की बात करूं, मतलब डीआई की बात करूं, तो मैं पूरी तरीके से सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही रिलाई करती थी। और जो भी अपकमिंग जो वीडियोस वगैरह आती थी, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि आईबीपीएस पीओ का जो पेपर होता है, वो थोड़ा एसबीआई पीओ से रिलेट करता हुआ, या उसमें अगर कोई नई पैटर्न की कोई क्विज मतलब कोई पजल आती है या कोई डीआई आता है, तो उसी उसी का ही एक फॉर्म कुछ चेंज करके आईबीपीएस पीओ में आ जाता है, ऐसा करके। तो मैं उनकी वीडियोस देखा करती थी कि क्या नई तरह की डीआई आ रही है, कौन सी डीआई आ रही है जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में आपको सिर्फ डीआई ही देखने को मिलेगी। बट इट डजंट मीन कि आप सारी की सारी डीआई सॉल्व करने लग जाओ। वहां पे आपको ये देखना है कि आप कौन सी डीआई अच्छे से कर सकते हो। देयर वाज आल्सो सम 2 मार्कर क्वेश्चन एंड सम 1 मार्कर क्वेश्चन, तो आपको मार्क्स गेन करने हैं एग्जाम में। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन करने लग जाओ और फिर घंटे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे 1 घंटा हुआ, कैसे मैथ्स का कैसे डीआई का 45 मिनट्स आपका निकल गया। तो पहले आप ये देखो कि स्कोर कहाँ पे आप अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि आपने अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होता है, तो वो एक बार गूगल पे ये जरूर देख ही लेता है कि कट ऑफ कितनी गई है पिछले साल की, राइट। तो पिछले साल की कट ऑफ से थोड़ा ऐड ही करके चलो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं होता है अब। तो ऐड करके चलोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर इंग्लिश में मुझे मिलते हैं 35 क्वेश्चन और 40 मिनट, तो मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। अगर डीआई में मुझे मिलते हैं 45 क्वेश्चंस और मुझे टाइम मिलता है 45 मिनट्स का, आई थिंक, तो मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। एक बार अपना सेफ स्कोर कर लो, एक बार अपना सेफ स्कोर अटेन कर लो, और उसके बाद बस आपको थोड़ा थोड़ा मार्क्स गेन करना है। और जो मेंस का जो गेम चेंजर होता है, वो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन ही होता है। जो बैंकिंग वाला जो सेक्शन होता है, वो गेम चेंजर होता है आप लोगों का, क्योंकि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स इस तरह की हो जाती है कि वो उसमें कहीं ना कुछ कर लेते हैं, पर बच्चे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में रह जाते हैं। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपके मार्क्स काफी अच्छे हो जाते हैं उसमें। ओके ओके,
सो आपने जनरल अवेयरनेस, बेसिकली मेरा ही सब्जेक्ट है, तो आपने करंट अफेयर्स कवर किया होगा बट ऑब्वियस है, और बैंकिंग अवेयरनेस का भी पार्ट कवर, तो करंट अफेयर्स आपने कितने दिन का कवर किया था नॉर्मली? क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का हमेशा रहता है कि सर सेफ साइड कितने दिन का कवर करना चाहिए, तो आपसे अगर जानकारी मिलेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर वैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने पिछले 4-5 महीने का जो जब मेरा नवंबर 29 नवंबर को मेंस हुआ था, तो पिछले जो 4-5 महीने थे 3 महीने का भी स्टूडेंट्स कवर करते हैं, पर मुझे ऐसा लग क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मार्क्स यहीं से स्कोर करने हैं, यस, क्योंकि मैं जब मॉक्स देती थी तो मुझे पता चलने लग गया था कि भाई रीजनिंग में इतना स्कोर नहीं हो रहा है, या फिर डीआई बहुत अच्छे लेवल की आ रही है, डीआई का थोड़ा सा मार्जिन मेरा रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने जनरल अवेयरनेस में तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने तो जहां से जो वीडियोस मिली, जो मॉक टेस्ट मिला, कहीं से भी टेक्स्ट बुक से भी मैं करती थी, तो वो सारी वीडियोस मैंने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए किए थे। So I will like take the feedback that like 6 months will be safe side, कि 6 महीना अगर आप करके यस सर, जाते हो यस तो सर। will be always safe side. Okay, fine. यस सर, यस मैम, सर। ऐसे राइटिंग के लिए आपने क्या किया था? ऐसे राइटिंग का प्रिपरेशन कैसे हुआ था? सर जो ऐसे आता है, ऐसे और एक लेटर आया था, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मैंने पहले ऐसे एग्जाम दिए थे, जैसे ईपीएफओ एसएसए का जब मैंने मेंस दिया था तो उसमें भी टाइपिंग थी। या तो वो टाइप मुझे पता चल गया था कि मैं कितना टाइप कर पा रही हूँ, और इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी, मतलब मुझे इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं आती थी। तो मैंने आई डिडंट यूज एनी फैंसी वर्ड्स कि मैं कुछ भी ऐसी वोकैब यूज कर लूँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बहुत इजी से लेमन लैंग्वेज में मैंने अपना एस्से लिखा था, और वैसे ही मैंने अपना लेटर लिखा था। मैंने बस ये देखा था इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट से पहले, मतलब 1-2 दिन पहले, कि फॉर्मेट क्या रहता है। लाइक लेटर का फॉर्मेट आपको पूरा एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखना है, कहाँ रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, आपको सब्जेक्ट डेट कैसे मेंशन करनी है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, पर ये आपको अच्छा मार्क्स लाइक गेन करवा सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो वही सबसे बड़ा बात है, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं इससे टाइपिंग थिंग, तो उनको लगता है टाइपिंग स्पीड चेक होगी नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे चेक नहीं होना है, जस्ट नॉर्मल एकदम एकदम बेसिक इंग्लिश में अगर आप लिखो तो भी यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स। एक और क्वेश्चन था, एक हाँ, स्टूडेंट ने मुझे पूछा हुआ था। यस मैम, बोलिए। सर मैं ये बता रही थी कि जैसे कि जो आपका मेंस का पेपर होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम आईबीपीएस पीओ के मेंस की बात करें, तो आपको वहां पे बहुत अच्छा लाइक पूरी तैयारी चाहिए। तैयारी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज तो है ही सही, तैयारी इन टर्म्स ऑफ लाइक आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है। नवंबर में मेंस हुआ था पहले, इस बार भी नवंबर में ही है आई थिंक मेंस। तो 3.5 घंटे का तो पेपर होता है, या ठीक है, और पेपर के आपको 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है, और पेपर के आप लास्ट में बायोमेट्रिक करा के जाओगे। बायोमेट्रिक्स, तो यस, आपका आराम से 4 सवा 4 घंटे वहां पे जाते हैं। तो एग्जैक्टली और होता है एग्जाम मेंस का, तो आपका माइंड इस डायरेक्शन में होता है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत नर्वसनेस होती है, तो आप उस चीज को हैंडल तब कर पाओगे जब आपने कभी 3 घंटे का मॉक पहले दे रखा होगा। अगर आपने पहले कोई भी मॉक नहीं दिया, आपकी इतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है सर्दियों में इतना बैठने की और ऐसा क्राउड फेस करने की, तो आप वहां पे 4 घंटे निकालना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली, सो टेम्परामेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया, यस बिकॉज सर। ये पॉइंट बहुत स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। उनको लगता है एवरीथिंग इज प्रिपरेशन, बिकॉज घर पे मॉक देना, घर पे बैठ के आराम से मॉक देना इज डिफरेंट थिंग, वहां जाके वो फेस करना इज रियली वेरी डिफरेंट थिंग, और इसके लिए सर सही में किसी मैं किसी एग्जाम सेंटर पे शूज और सॉक्स उतार, आजकल वो सॉक्स उतारने का भी इंस्ट्रक्शन होता है। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आउटसाइडर जो भी अगर कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो वो आपका अंदर का जो मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटर में कोई किसी का टाइपिंग चल रहा है, उसकी आवाज, और किसी की बातचीत चल रही है, उसकी आवाज, ये सारी हम्म। चीजें बहुत बहुत मैटर करती है। तो टेम्परामेंट इज रियली वेरी, और खुद के ऊपर फोकस रखना, खुद का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस मैम, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने काफी अच्छे फीडबैक्स दिए, आपने काफी अच्छी बातें की। हम होप करते हैं कि आप बहुत जल्दी अपने करियर में काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मुकाम तक पहुंचे, और आप डेफिनेटली पहुंचोगे, नो डाउट अबाउट दैट। प्रमोशंस भी, जो स्पीड होती है नॉर्मल प्रमोशन की, वही आपको मिलेगी। ओके, ज्वाइनिंग कब तक आ रहा है आपका, बाय द वे? थैंक यू सर। सर ज्वाइनिंग दिसंबर 2nd वीक में बोला है, यूनियन बैंक मुझे अलॉट हुआ है, तो यूनियन बैंक का दिसंबर 2nd वीक में है ज्वाइनिंग। ओके, चलो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से कुछ बैंकों का ऑलरेडी ज्वाइनिंग आ गया, कुछ स्टूडेंट से मेरी यस बात सर, हुई थी, यस दे सर। ऑलरेडी ज्वाइन। ओके,
चलो बहुत बढ़िया. Any other thing you want to share with our students? सर स्टूडेंट्स के साथ बस मैं यही चीज़ शेयर करना चाहूँगी और थोड़ा-सा उनको गाइड करना चाहूँगी इस चीज़ को लेकर कि जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, बाकी कैंडिडेट्स की अलग सक्सेस स्टोरीज़ होती है, आप उनसे रिलेट इतना अच्छे से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। सबको सक्सेस ईज़िली और फर्स्ट चांस में नहीं मिलती है। तो बस आपको भी थोड़ा-सा ये चीज़ करनी है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है हाँ, मैंने आईबीपीएस पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, मैंने आईबीपीएस क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बट इट डज़न्ट मीन कि वो मेरे पहले एग्ज़ाम थे। आई हैव अपीयर्ड इन मोर देन 15 टू 20 बैंकिंग एग्ज़ाम्स और बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अलावा सम टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो उन सब का जो बेस था, उन सब का जो बैकग्राउंड था, दैट हेल्प मी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो इसलिए बस अपनी जो जर्नी है उसमें थोड़ा-सा मोटिवेटेड रहना है और और बस अपने आप को पॉजिटिव पीपल के साथ रखिए, अपने आप को लाइक नेगेटिविटी से दूर रखिए। Yeah, exactly. मैं सर टोंक से हूँ मैं। घर पे लाइक मेरे पेरेंट्स मैंने आपको बताया वर्किंग क्लास हैं, पर फिर भी मैं बाहर लाइक जयपुर में रूम लेके रहती थी जस्ट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और लाइक अपना एक सिंगल माइंडेड फोकस में रख सकूं। इसलिए तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करिए, उनको पहचान कर। और बस मोटिवेटेड रहिए और स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में आते हैं, तो जब आप स्ट्रगल करेंगे, जब आपको टाइम लगेगा, जब आप उस चीज की गहराई जानेंगे, तब उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे फिर वो पीओ का हो, चाहे फिर वो क्लर्क का हो, चाहे फिर वो कोई सा भी एग्जाम हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपके लिए बहुत ज्यादा होगी। Yes. और अगर आपको जल्दी कुछ मिल जाएगा तो शायद आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो चीज कितनी कीमती है आप लोगों के लिए, उसके लिए कितनी लाखों कैंडिडेट्स, कितने हजारों कैंडिडेट्स उसका वेट करते हैं। एग्जैक्टली, बात तो आपकी बहुत सही है कि वो चीज करना बहुत जरूरी है और एक अपना खुद का स्ट्रेंथ, अपनी खुद की वीकनेसेस भी पहचानना बहुत जरूरी है. और ऑब्वियसली सपोर्ट के लिए बहुत लोग होते हैं. आपको चूज करना पड़ेगा किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है. बिकॉज निगेटिव तो बातें बहुत आएगी, साथ में पॉजिटिव भी आएगी. यू जस्ट हैव टू लिसन टू द पॉजिटिव स्टफ और जो आपको Yes, जरूर sir. रिजल्ट देगा. यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आपने जो अपनी स्टोरी शेयर की. डेफिनेटली काफी लोगों को ये इंस्पायर करेगी, काफी लोग इंस्पायर होके आगे बढ़ेंगे और काफी लोग आपसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस स्टोरी के बाद. अब चलो मैम, Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर. ओके, Thank you so much, sir. Thank you ओके so मैम. much. तो ये थे हमारे मैम कनिका सिंह. यूनियन बैंक में पीओ है. काफी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन उन्होंने की है एंड नाउ शी इज हैविंग अ वेरी गुड सक्सेस विद हर. सो होप करते हैं इस सक्सेस स्टोरी से आपको काफी इंस्पिरेशन मिला होगा. ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जिन्होंने काफी मेहनत से एक मुकाम पाया हुआ है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. ऐसी वीडियोस आपके साथ आते रहेंगे. आपके फीडबैक्स, आपके शेयर्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत मैटर करेंगे. थैंक यू वेरी मच गाइस. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू यू. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए. आपका भी रिजल्ट बहुत जल्दी पॉजिटिव आएगा. थैंक यू वेरी मच.